नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? ध्यान दीजिए दोस्तों, मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को। तो आप लोगों को पता है दोस्तों जो कि 1932 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के तहत जो है मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को आरक्षित सीटें प्रदान की थी, पर बौद्ध को आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की गई थी। बौद्ध धर्म को और आरक्षित सीटें प्रदान आवंटित नहीं की गई थी। तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, कोलकाता के दंगों के समय, कम्युनल अवार्ड के समय, असहयोग आंदोलन के समय। तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब किया, यानी 1932 में, जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पर संचार पर अपना निर्णय दिया, तो उस समय अनुसूचित जाति के बीच जो है एक अलग निर्वाचन की मांग की गई। उसमें भीमराव अंबेडकर से मतभेद होने के कारण जो है महात्मा गांधी जो है आमरण अनशन पर बैठ गए। यरवदा जेल में जो है, कहाँ पे? यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। और चाहे महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि मतलब कि देश का फिर विभाजन हो, पुनः विभाजन हो, इस तरह की चीज़ें समस्याएं हो, तब महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन पर बैठा। यानी कब बैठा? कम्युनल अवार्ड के समय। कम्युनल अवार्ड के समय इन्होंने आमरण अनशन पर बैठा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, विकल्प सी उचित आंसर है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचानिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचानिए। पूना समझौता के समय दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से महात्मा गांधी ने इस पर हस्ताक्षर किए। दूसरा पॉइंट है, राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली। ये दो पॉइंट है, इसमें तो देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। फिर देख लीजिए, पुनः समझौता के समय दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से महात्मा गांधी ने इस पर हस्ताक्षर किए। राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है। तो इसमें ध्यान रखना है, पुनः समझौता के समय दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग से हस्ताक्षर किया था। हिंदू जाति की ओर से महात्मा गांधी ने इस पर दोस्तों जो है हिंदू जाति की तरफ से महात्मा गांधी नहीं बल्कि मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। पुनः समझौता के समय दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायी मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। महात्मा गांधी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये बात बिल्कुल गलत है। राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि राजगोपालाचारी ने जब उन्होंने हस्ताक्षर किया तो डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली थी। तो इसमें केवल दो इसका उचित आंसर है, केवल दो जो है सही है। आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सत्य को पहचानिए। निम्न में से सत्य को पहचानिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक नासिक में हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक नासिक में हुई थी।
कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1938 में की गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नंददेव को अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रखिए दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक नासिक में नहीं दोस्तों, कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। कहाँ पे? बिहार के पटना में हुई थी। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1938 ईस्वी में, दोस्तों ये 1938 ईस्वी में नहीं हुई थी, बल्कि कब हुई थी? पटना में 1934 को। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में हुआ था। तीसरा देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया था। क्या ये बात सही है? नहीं दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण और सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था। किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव ने। किसने? आचार्य नरेंद्र देव ने। आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। तो ये भी बिल्कुल गलत है। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। हाँ, ये बात बिल्कुल ही सही है। जयप्रकाश नारायण को इस पार्टी का महासचिव बनाया गया था दोस्तों, और आचार्य नरेंद्र देव को इसका अध्यक्ष। तो विकल्प डी इसका उचित आंसर है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। मध्य प्रांत में, बिहार प्रांत में, पंजाब प्रांत में, मद्रास प्रांत में। तो ध्यान रखना, रखिए दोस्तों, यानी विकल्प सी इसका उचित आंसर है। क्योंकि 1937 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को पंजाब में बहुमत नहीं मिला था, बल्कि मध्य प्रांत में, बिहार में और मद्रास में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखों में एक जहाजी बेड़े का एडमिरल था। ये ध्यान रखिए दोस्तों। अरिस्टोबुलस, आनोसेक्रेटस, नियार्कस, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पता होगा दोस्तों, जो सिकंदर का आक्रमण जो है कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व हुआ था। 326 ईसा पूर्व जो है भारत पर उसने आक्रमण किया था। उसमें अरिस्टोबुलस, ओनोसिक्रेटस, नियार्कस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखों में एक जहाजी बेड़े का एडमिरल था। तो एडमिरल कौन था? नियार्कस था। नियार्कस जो है सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। और आनोसिक्रेटस दोस्तों जो है वो जहाजी बेड़े का चालक था। जहाजी बेड़े का चालक था। अरिस्टोबुलस था युद्ध का इतिहास, जिसने युद्ध का इतिहास का वर्णन किया, सिकंदर के समय के युद्ध के इतिहास का वर्णन किया। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दोस्तों जो है, ध्यान रखिए, तेंदुलकर समिति, संथानम समिति, एडी गोरावाला समिति, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दोस्तों जो एडी गोरावाला समिति की संस्तुति की गई थी। स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। ये बात ध्यान रखिए। तेंदुलकर समिति गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। संथानम समिति जो है, ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें संथानम समिति की संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किसकी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी सन 1982 ईस्वी में। नाबार्ड की स्थापना संथानम समिति के संस्तुति पर किया गया था, सिफारिश पर किया गया था। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन को पहचानिए। देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, सालबोनी ओडिशा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। देवास मध्य प्रदेश, ये तो बात बिल्कुल सही है। नासिक महाराष्ट्र में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मैसूर कर्नाटक में, ये भी बात बिल्कुल सही है। असत्य है सालबोनी ओडिशा। तो क्या सालबोनी उड़ीसा में है? नहीं दोस्तों, सालबोनी उड़ीसा में नहीं है, बल्कि कहाँ पे? कोलकाता में है। कोलकाता में है। सालबोनी कहाँ पे है? कोलकाता में है। तो ये बात बिल्कुल आप लोग समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम महिला
बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ध्यान रखिए, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना एक कोलकाता में, मुंबई में, जयपुर में, चेन्नई में। तो नहीं दोस्तों, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना मुंबई में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 ईस्वी में की गई थी। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में तो जो है भारी उद्योगों का स्थापना की गई थी। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है किस पे? गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना को पता है हैरड एंड डोमन मॉडल पर आधारित है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्यान रखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक तथा ना ही दो। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें कहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही है। तो दोनों ही है, एक और दो दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वैशेषिक पतंजलि, मीमांसा कणाद, न्याय गौतम, उत्तर मीमांसा कपिल। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें विकल्प सी न्याय गौतम सुमेलित है। वैशेषिक जो है कणाद है, मीमांसा उत्तरी मीमांसा और पूर्वी मीमांसा तो जैमिनी और वादरायण है। तो इस तरह से न्याय गौतम इसमें सुमेलित है। पतंजलि जो है योग से संबंधित, किससे है? योग से संबंधित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। दूसरा, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वह 1611 जेम्स ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। क्या बात है सही है? नहीं दोस्तों, वो 1611 ईस्वी में नहीं आया था, बल्कि 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। तो ये बात तो गलत है। और तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। हाँ दोस्तों, वो जो है कई भाषाओं का, उसे कई भाषाओं का ज्ञान था। तो ये बात सही है। तो इस तरह से केवल दो इसका उचित आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरीदादार कौन था? खरीदादार कौन था? परमाणु को भेजने वाला अधिकारी, शाही महल का प्रधान संरक्षक, प्रज्ञा का प्रमुख अफसर, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था। तो खरीदादार वो कहलाता था दोस्तों जो, यानी खरीदादार जो परमाणु को भेजने वाला, शाही महल का प्रधान संरक्षक, प्रज्ञा का प्रमुख अफसर नहीं था, बल्कि क्या थे? अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, खरीदादार कहलाते थे। नेक्स्ट, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दू कौन अधिकारी होता था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, समाचार पहुंचाने वाला दूत, जंगलों का प्रधान अधिकारी, युवा विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी। तो वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दू जो है राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी हुआ करता था। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना पड़े। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।